स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ब्याज का आधुनिक सिद्धांत। दरअसल में ये कोई नया सिद्धांत नहीं है। इस सिद्धांत में हिग्स ने केवल इतना किया है कि जो ब्याज का जो क्लासिकल सिद्धांत है वहाँ से वास्तविक तत्वों को लिया है और जो प्रोफेसर कीन्स का ब्याज का सिद्धांत है वहाँ से मौद्रिक तत्वों को शामिल किया है इस सिद्धांत में। तो इस सिद्धांत की जो व्याख्या करने वाले हम दो बिंदुओं के आधार पर करते हैं, यानी आईएस वक्र और एलएम वक्र। जो आईएस वक्र है वह वास्तविक तत्वों को व्यक्त करता है, वास्तविक तत्वों को यानी बचत और निवेश को। और जो एलएम वक्र है ये मुद्रा की मांग पूर्ति को व्यक्त करता है, मुद्रा की मांग व पूर्ति को व्यक्त करता है, ये बचत और निवेश को इस प्रकार से। तो हम ये ब्याज का जो आधुनिक सिद्धांत है उसकी इन दो बिंदुओं पर आज हम लोग व्याख्या करने वाले हैं। ब्याज का आधुनिक सिद्धांत। तो ब्याज के जो आधुनिक सिद्धांत है उसकी हम इन दो बिंदुओं के आधार पर व्याख्या करेंगे। पहला हम लेते हैं आईएस वक्र। जो आईएस वक्र है वह वास्तविक तत्वों को व्यक्त करता है, यानी ये आईएस वक्र आय स्तरों के और विभिन्न ब्याज दरों के संयोगों पर निवेश और बचत के मध्य संतुलन स्थापित करता है। इस आईएस वक्र को निवेश व बचत वक्र भी कहते हैं। तो हम इसे एक सारणी और एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए हम एक सारणी बनाते हैं और फिर उसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम उसे। अनुसूचित, यहां पर हम लोग लेंगे निवेश, थोड़ा सा स्पेस यहां पर ले लेते हैं हम लोग। निवेश अनुसूची यहां पर हो जाएगा और दूसरी है बचत अनुसूची, इस प्रकार से। यहां पर हम लेंगे ब्याज दर प्रतिशत में, और यहां पर निवेश करोड़ रुपए में, और यहां पर आय करोड़ रुपए में और बचत करोड़ रुपए में। अब इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार से।
जो निवेश है वो 0, 50, 75, 100, 125, 150 और 175। यहाँ पर जो आय है वो 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 और ये जो बचत है 0, 50, 75, 100, 125, 150 और 175 इस प्रकार से होगा। अब इस सारणी को हम लोग एक चित्र के माध्यम से इस प्रकार शो करते हैं हम इससे पहले, फिर इसे समझते हैं हम लोग। ये एक्स अक्ष मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष। यहाँ पर कि शुरू में क्या होता है, जब 7%, अब इसे सारणी की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब ब्याज दर 7% है तो निवेश 0 है और बचत भी 0 है 100 करोड़ की इनकम पर। अब क्या हुआ कि आय के 200 करोड़ होने पर यहाँ पर तो जो ब्याज दर है वो 5% है यहाँ पर, और जो निवेश है वो 75 करोड़ है और बचत भी 75 करोड़ है। इस प्रकार से 5% ब्याज दर पर। अब क्या हुआ कि जब आय 200 से 300 करोड़ हो जाती है तो क्या होता है, तो ब्याज दर 300 करोड़ आय पर 125 करोड़ रुपए की बचत और 125 करोड़ का निवेश होता है 3% ब्याज दर पर। 3% ब्याज दर पर, ये 5, ये 7। अब इन सारे बिंदुओं को मिलाने वाली एक वक्र, एक रेखा खींचते इसे, ये होगी IS वक्र। IS वक्र ये होगा आय का स्तर और ये ब्याज दर, ब्याज दर। ये हो गया संतुलन बिंदु A, B और ये संतुलन बिंदु C। तो एक बार सारणी की तरफ देखेंगे कि जब शुरू में क्या होता है कि जब आय 200 करोड़ रुपए होती है तो वहाँ पर बचत और निवेश दोनों बराबर यानी 75 करोड़ रुपए होते हैं और ब्याज दर होती है वहाँ पर 5%। और जैसे ही आय 200 करोड़ से 300 करोड़ हो जाती है बढ़कर यहाँ पर, जिसका संतुलन बिंदु यहाँ पर C पर दिखाया गया है 3% ब्याज दर पर, तो यहाँ पर क्या होता है 125 करोड़ रुपए की बचत होती है और 125 करोड़ का निवेश होता है और मात्र 3% ब्याज दर पर। अब क्या हुआ, ये तो चित्र का स्पष्टीकरण यहाँ तक रहा। अब इस सारणी में थोड़ा अगर और आगे अध्ययन करें हम तो हम पाते हैं कि जब आय 400 करोड़ रुपए हो जाती है तो बचत भी बढ़कर 175 करोड़ रुपए हो जाता है और निवेश भी 175 करोड़ रुपए हो जाती है और मात्र 1% ब्याज दर पर। तो इस सारणी से ये सिद्ध होता है कि जैसे यानी जो निवेश है वो ब्याज दर का ऋणात्मक फलन होता है, यानी जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ती है निवेश घटता है और ब्याज दर घटती है तो निवेश बढ़ता है और जो बचत है वो आय का धनात्मक फलन है, यानी जैसे जैसे आय बढ़ेगी बचत बढ़ेगी और जैसे जैसे आय घटेगी तो बचत घटेगी। तो ये जो IS वक्र है इसमें ये ऋणात्मक ढाल लिए हुए है। ये सिर्फ यही बताता है कि जो निवेश है वो ब्याज दर का ऋणात्मक फलन है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे LM वक्र का।
जो एलएम वक्र है वह मौद्रिक क्षेत्र को व्यक्त करता है। एलएम वक्र एलएम वक्र यानी यह मुद्रा की मांग और पूर्ति को व्यक्त करता है। इसे हम इसे चित्र की सहायता से इस प्रकार से समझेंगे। इस एलएम वक्र को एक्स अक्ष मूल बिंदु O और ये वाई अक्ष। इस प्रकार से ये होगा R1 R2 R3 ब्याज दर यहाँ पर होगा मुद्रा की मांग व पूर्ति। संतुलन बिंदु E1 E2 E3 ये L1 L2 L3 Y1 Y2 Y3। एक्स अक्ष वाई अक्ष और यहाँ पर आ जाएगा I। Y1 Y2 Y3 ये हो जाएगा एलएम वक्र। एलएम वक्र संतुलन बिंदु A B और ये C। अब हम इन दोनों चित्रों का एक साथ स्पष्टीकरण करते हैं। तो शुरू में हम लोग देखते हैं कि जब I Y1 है तो क्या होगा, जो मुद्रा की मांग है वो L1 Y1 है जिसका संतुलन बिंदु E1 पर है, ब्याज दर R1 निर्धारित होती है। यहाँ पर जो LM वक्र है उस पर संतुलन बिंदु है इसका A पर, और I के Y1 से बढ़कर Y2 होने पर मुद्रा की मांग L2 Y2 के बराबर होती है जिसका संतुलन बिंदु है E2 पर, और ब्याज दर निर्धारित होती है R2 पर। और यहाँ पर LM वक्र पर संतुलन बिंदु होता है इसका B बिंदु पर। जब I Y2 से बढ़कर Y3 हो जाती है तो मुद्रा की मांग यहाँ पर L3 Y3 हो जाती है, संतुलन बिंदु E3 पर स्थापित होता है और ब्याज दर R3 निर्धारित होती है। और इस LM वक्र पर C बिंदु पर संतुलन होता है। तो ये जो LM वक्र जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी जो धनात्मक ढाल लिए हुए है, ये मुद्रा की मांग और ब्याज दर के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। यानी जैसे जैसे मुद्रा की मांग बढ़ेगी ब्याज दर भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे मुद्रा की मांग घटेगी ब्याज दर भी घटेगी।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्याज दर का निर्धारण इस सिद्धांत के अनुसार कैसे होगा और किस बिंदु पर होगा। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जिस बिंदु पर IS और LM वक्र दोनों बराबर होंगे। एक्स अक्ष Y अक्ष मूल बिंदु O, ये IS वक्र है, IS वक्र, ये LM वक्र है। ये दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं इस बिंदु पर, तो इसे नाम देंगे हम E। ये हो जाएगा ब्याज दर R और ये M, ये हो जाएगी I। ब्याज दर तो ब्याज दर का जो निर्धारण होगा वो इस E बिंदु पर होगा जहां I OM के बराबर है और ब्याज दर OR निर्धारित होती है, क्योंकि इस बिंदु पर LM और IS वक्र दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं यहां पर। तो ब्याज दर का निर्धारण इस E बिंदु पर होगा।